Good morning students. Today we are going to start our new chapter, that is chemical kinetics. तो chemical kinetics में हम पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. तो chemical means केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो, chemical means हो गया चेंज. तो चेंज में क्या हो रहा है कि आपका कोई भी एक कंपाउंड है, सपोज रिएक्टेंट जिसको आप बोलते हो, और उससे क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट. मीन्स देयर इज अ सब्सटेंस हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज gets converted into another substance having different properties by a chemical reaction. Mostly हम chemical की बात कर रहे हैं. Chemical change means a substance converted into another substance. तो यहाँ पे हमने किसकी बात की? Chemical reaction. तो अगर हम कहते हैं chemical reaction, तो chemical reaction में कुछ aspects already हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. That is whether the reaction is feasible or not, means reactant से product जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा, that is called as feasibility of a reaction. feasibility of a reaction आपने किसमें पढ़ी है? that is in thermodynamics. thermodynamics में हमने डेल्टा जी की वैल्यू के बेसिस पे हम बताते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, means whether the reaction will occur or not. Then if the reaction is possible, then to which extent the reaction will occur, means extent of reaction to occur. वो आपने किस में पढ़ा? ये आपने पहला पार्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी किया. देन हमने ये किस में पढ़ा? इक्विलिब्रियम में, कि किस एक्सटेंट तक जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा. दैट इज वी स्टडीड इन क्लास 11 इन इक्विलिब्रियम चैप्टर. अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो होगा केमिकल रिएक्शन का, कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, और किस एक्सटेंट तक हो रही है. बट इफ द रिएक्शन इज फिजिबल, बट एट व्हाट स्पीड, मतलब उस रिएक्शन की जो है स्पीड क्या है, वो कौन से मैकेनिज्म से जो है वो पॉसिबल है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में हम किस में पढ़ोगे? स्पीड और रेट्स ऑफ अ रिएक्शन. किसी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, दैट विल बी स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स. वो हम किस में बात करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में. तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग अगर यहाँ पे देखें, तो केमिकल मीन्स हो गए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की जहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में आप किसकी बात करोगे? दैट काइनेटिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस विच मीन्स मूवमेंट. तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? चेंज कैसा? केमिकल चेंज. और काइनेटिक्स मतलब हो गया उसकी स्पीड और रेट, यानी अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसकी रेट और स्पीड क्या होगी. So now we are in a condition to define the chemical kinetics. तो chemical kinetics को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the branch of chemistry which deals with the in which we study about the speeds or rates of reactions and their mechanism. मतलब उनमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं. दोज थिंग्स वी विल स्टडी इन केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which it is the branch of this chemistry in which rates or speeds of reactions and their mechanism are studied. That is called as chemical kinetics. आई होप आपको ये क्लियर होगा कि क्या इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हैं. अब हम बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स, यानी हमने कहा
रेट, यानी डिफरेंट रिएक्शंस की जो रेट हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो सकती है, कोई रिएक्शन जो है आपकी बहुत फास्ट हो सकती है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कुछ मॉडरेट रेट पे होती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लें, यानी रेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें रिएक्शंस को, तो हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट हो गई आपकी वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर देखें, मोस्टली आपकी जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, दीज आर वेरी फास्ट, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, कुछ ही टाइम में जो है वो रिएक्शन से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। सपोज अगर हमने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लें और उसमें क्या ऐड किया अपने, सोडियम क्लोराइड, देन इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा AgCl प्लस आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये यहाँ पे जो AgCl बनेगा ये क्या बनेगा आपका प्रेसिपिटेट। तो दिस रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस, फटाफट हो जाती है, इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज वेरी फास्ट। फास्ट के बाद अब हम देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपने अपने आसपास भी देखा है, दैट इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, यानी वेरी स्लो रिएक्शंस, यानी जिनकी रेट क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो वेरी स्लो रिएक्शन में आपका एग्जांपल क्या गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। यू ऑल नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन कैन टेक मंथ्स और इट मे टेक इयर्स टू अगर। तो ये किसमें आ जाता है आपका वेरी स्लो रिएक्शंस में। थर्ड जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वेयर द रिएक्शन इज नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट वेरी स्लो, यानी हम कह सकते हैं जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉडरेट रेट, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका जब डिकम्पोजिशन होगा, देन दिस रिएक्शन विल अकर, और द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ रिएक्शन हैविंग मॉडरेट रेट। और इस चैप्टर में मोस्टली जो हम बात करेंगे वो हम इस कैटेगरी की रिएक्शंस की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम ना तो बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं हमारे पास, ना बहुत स्लो। जो केमिकल काइनेटिक्स यानी जिनकी रेट हम स्टडी करते हैं वो मोस्टली कौन सी होती है, हैविंग मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप इस चैप्टर में मोस्टली आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो सारे मोस्टली क्या होंगे, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के ही होंगे। तो ये तो हो गई हमारी की डिफरेंट टाइप की रिएक्शन जो होती हैं, रेट के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, मॉडरेट रेट। व्हाई दिस इज वेरी फास्ट, जैसा अभी हमने शुरू में ही कहा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज यहाँ पे ये हमारे रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना, या यहाँ पे बन रहा है, देन यू ऑल नो दैट कि रिएक्टेंट में एटम्स जब कंबाइन हो रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा तो अगेन उनके बॉन्ड क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इट मींस इट इन्वॉल्व्स एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी। तो इस केस में आयनिक रिएक्शंस में ऑलरेडी जो होते हैं हमारे, ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं AgNO3, तो उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। देन वी मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ कैन वी डिफाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट थिंग इज रेट ऑफ अ रिएक्शन, या आप रेट ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हो। तो सिंपली अगर हम बात करें रेट पर जब भी आता है, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप पढ़ते हो स्पीड, स्पीड क्या होता है कि चेंज इन द पोजीशन विद टाइम।
कि टाइम के साथ पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पे भी अगर हम कहेंगे रिएक्शन की अगर रेट की बात हो रही है तो हमें पता है कि रिएक्शन में क्या होता है, आपका कोई भी सपोज ए रिएक्टेंट है और उससे आपका प्रोडक्ट बी बन रहा है, ये क्या आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है तो इनमें क्या चेंज होगा, अगर ये आपके एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन। और सपोज इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस फॉर्म देन इन दैट केस उनका क्या चेंज होगा, प्रेशर। तो यानी रेट यानी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। मींस यू कैन डिफाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है, इट इज द चेंज इन द concentration of any one of the reactant। सपोज यहाँ पे तो हमने एक ही रिएक्टेंट दिया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को किसी की भी टर्म्स में स्टडी कर सकते हैं, मे बी रिएक्टेंट और मे बी द प्रोडक्ट। सो द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो सपोज ए इज अ रिएक्टेंट और बी आपका प्रोडक्ट है, तो अगर हम मान लें इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्टिंग हुई है यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज ए की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमने मान ली ए नॉट, ठीक है, तो बी की उस टाइम कितनी होगी, 0, क्योंकि बी का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी देन ए विल गेट कन्वर्टेड इनटू बी। तो सपोज हमने आफ्टर टाइम टी दिया, टाइम टी के बाद अगर हम देखते हैं देन हियर सपोज कॉन्सेंट्रेशन इज ए टी और यहाँ पे बी की सपोज अगर हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन हो गई बी टी, जितना ए का रिड्यूस हुआ होगा उतना ही बी का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अब अगर हम कहें यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो कितना हो गया आपका ए टी माइनस ए नॉट, या आप अगर कहोगे बी की कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज, कोई भी चीज चेंज कितना आया उसको, ठीक है, और ये जो मैंने साइन बनाया है आपका इस तरीके से इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन, ये आप ऑलरेडी ये चीजें जानते हैं। बी का जो चेंज आ जाएगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन हम मान रहे हैं ये तो 0 थी, तो ये कितनी हो गई बी एट टाइम टी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इफ वी टॉक अबाउट द रेट, तो रेट क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ, वी कैन से यहाँ पे कि डिक्रीज इन concentration of A upon time taken, or we can say here increase in concentration of B upon time taken। इसी को आप एक और तरीके से और कह सकते हो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ ए विद टाइम और फॉर्मेशन ऑफ बी विद टाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका आ जाता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एंड इट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। जब हम ये लिखेंगे एक्सप्रेशन तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, that when you are writing the rate of a reaction with respect to reactant then you have to put sign minus sign here। आपको क्या लगाना है यहाँ पे माइनस साइन, और अगर प्रोडक्ट की टर्म्स में है तो यहाँ पे क्या रहा प्लस साइन। प्लस साइन तो नहीं भी लगाओगे आपका चलेगा,
लेकिन रिएक्टेंट की टर्म में जब आप लिख रहे हो देन यू हैव टू पुट द माइनस साइन। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? दो यहाँ पे रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। हमने जैसा यहाँ पे लिखा AT माइनस A नॉट, तो आपको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, यानी AT जो होगा इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे देन AT इज लेस देन A नॉट, तो यहाँ पे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आएगा इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन माइनस। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सपोज एक पर्सन बाइक चला रहा है तो क्या है कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ टाइम में, बट सपोज कि उसकी स्पीड कुछ एक स्पीड से वो मूव कर रहा था और बाद में अगर ट्रैफिक है या कोई भी रीजन से उसने ब्रेक अप्लाई की देन इट्स स्पीड विल डिक्रीज, यानी उसकी स्पीड जो है वो कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे चला जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो यानी माइनस में स्पीड नहीं होगी, स्पीड फिर भी पॉजिटिव ही रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि आप अगर देखोगे तो डेल्टा ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लगाया? माइनस साइन। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो पॉजिटिव। यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यानी अगर हमें कोई भी रेट ऑफ अ रिएक्शन लिखना है देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, मींस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। एक एग्जांपल से हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपको रेट एक्सप्रेस जो है रेट ऑफ अ रिएक्शन वो कैसे लिखनी है। सपोज अगर हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें, अगर सिंपली हम लिखें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, तो वो कितना हो जाएगा? फॉर्मेशन का क्या हो जाएगा? जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया अपॉन टाइम। अगर आप Cl2 का लेना चाहो वो भी लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 इट इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। देन आता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। आपको पता है कि PCl3 और Cl2 तो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और PCl5 क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन ध्यान रखना है आपको, क्या साइन आ जाएगा? माइनस जब आप लिख लो, एंड देन यहाँ आ गया आपका डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T। देन ये तो हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन इन दोनों का या आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। व्हेन यू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम एक्सप्रेशन लिखना है देन इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T। इट विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 upon delta T, and same way it is equal to plus delta Cl2 upon delta T। तो यहाँ से यानी आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे लिखना है। एक चीज अभी हम और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ 1 मोल लिया है, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आप जो है रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो या कैलकुलेट
कर सकते हो। बस इतना ही ध्यान रखना है, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहे हो देन यू हैव टू यूज द माइनस साइन। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। इफ वी हैव सपोज 2 moles ऑफ A विल गिव 3 moles ऑफ B। मतलब हमारे मोल्स जो है वो हमने 1 नहीं लेते, यहाँ पे 2 या 3 या कुछ और ले सकते हैं। यहाँ पे एक की जगह 2 भी आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं या प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकता है। इन दैट केस हाउ यू विल राइट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर हम सिर्फ इससे सिंपली अगर आप देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना होगा आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर आप लिखोगे रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए, वो आपका क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा A upon delta T. But when you write the expression for rate of reaction, तो rate of reaction अभी हमने बात की थी, चाहे आप with respect to प्रोडक्ट लिखें या with respect to reactant, रेट तो सेम ही आएगी। तो लेकिन अगर आप देखें इन दोनों एक्सप्रेशन को आप अगर इक्वल में लिखते हैं तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अगर हम लिखते हैं या इसको हम लिखते हैं आपका माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, देन बोथ आर नॉट इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उससे आप उसको डिवाइड करोगे। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 1/3 और इस केस में यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/2। यानी कोई भी रिएक्शन है तो यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस तो सेम रहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है दैट एक्सप्रेशन कैन बी डिवाइडेड विल बी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी इससे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अगर कोई रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं देन फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपको उसको पहले बैलेंस करना है एंड देन यू कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर आप बिना बैलेंस किए उसको यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसी में हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं फिर से। सपोज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, आपका N2 प्लस H2 विल गिव NH3। तो इस केस में अगर हम देखें तो अगेन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू, अब इसको पहले आप बैलेंस करोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 will be equal to delta NH3 upon delta T, then rate of disappearance of N2 will be equal to minus delta N2 upon delta T। ये माइनस जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे ये प्लस है। देन आ गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। बट व्हेन यू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये आपका बहुत
सिंपल स्टेप है लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी आगे हमारे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो ये आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन तो आप क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। विद रिस्पेक्ट टू अगर हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या जाएगा 1/3। और अगर अमोनिया के रिस्पेक्ट में पूछी जाएगी तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स करा दिए। सपोज 1 मोल है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इफ देयर आर कोफिशिएंट्स तो यहाँ पे अगर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हम इनको बोलते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उन सब में ही आपका क्या होगा, वो उससे डिवाइड हो जाएंगे। और अगर यानी इस क्वेश्चन में सपोज अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है देन यू कैन फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इस एक्सप्रेशन से जो है आप इसमें ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो या ये निकालनी हो या ये थर्ड वन, आप कोई भी वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है और आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, ये एक्सप्रेशन लिखोगे और आपका यहाँ से इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, देन यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल अभी बाद में करेंगे, उससे पहले हम कुछ और थोड़े से टॉपिक्स कवर करेंगे। Our next, so next is average rate of reaction, and another type is instantaneous rate of reaction. We can classify रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की हो सकती है हमारी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जो अभी तक हम बात कर रहे थे डेल्टा वाली, यानी जब एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम है हमारे पास, सपोज T1, अगर हम ग्राफ लें, सपोज एक सिंपल हमने ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के विद सिर्फ टाइम से कंसिडर कर रहे हैं, ये आ गया आपका टाइम। तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज। तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि सपोज 0 टाइम की अगर हमने ले लिया यहाँ पे और सपोज टाइम t पे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी रिएक्टेंट की, डिक्रीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज रेट मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, सपोज कि एक हमने ये ले लिया, तो इस टाइम पे सपोज कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है C1 और ये आपका टाइम क्या हो गया T1। फिर हमने ले लिया टाइम T2 और इस पर हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी C2। तो इन दैट केस अगर हम देखें एवरेज रेट जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम सिंपली। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2 माइनस C1 और अपॉन T2 माइनस T1। ऑब्वियसली इसको बाहर आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी एक आपके पास पर्टिकुलर, अगर हम सपोज T2 माइनस T1 को डिनोट कर रहे हैं किससे, डेल्टा T से, यानी एक फाइनाइट टाइम है आपके पास, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम है। सपोज जैसे यहाँ पे तो हमने एक टाइम इंटरवल लिया, लेकिन सपोज अगर कोई एक टाइम ले लें t, इस टाइम पे अगर हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, देन इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी यहाँ पे जो टाइम है आपका, जो हम कह रहे हैं डेल्टा t, इट अप्रोचेस टू 0।
टाइम इंटरवल नहीं है, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम आ गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो थी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इतना ही डिफरेंस है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस जो रेट आएगी वो बहुत स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी क्या है, बहुत स्मॉल है, इट ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी जो ये पर्टिकुलर आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितनी जो है रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी से, मतलब आपका डिफरेंशियल जो आप पढ़ते हो तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी। सपोज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज सी, तो डी सी अपॉन डी टी, या जो भी आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसकी टर्म्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये आपका किस में आ जाता है, एक फाइनाइट टाइम में। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट। तो आपको पता है यूनिट्स क्या हो जाएंगी रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट हो जाएगी, फॉर्मूला हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो यूनिट्स क्या हो गई आपकी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। और सपोज अगर टाइम है तो टाइम अगर आपका सेकंड्स में है तो सेकंड, यानी यूनिट क्या हो गई आपके पास, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। या इसको और अगर टाइम आपका मिनट्स में है या आवर्स में है या डेज में है तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिट्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज, मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर। तो मोस्टली हम यही यूनिट आपकी जो है वो यूज होगी, वो डिपेंड करेगा कि टाइम आपको किस में गिवन है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपका, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम से जो है वो आपको यूनिट मिल गई, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और मिनट और आवर्स जो भी है। देन इसमें एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है आपका अबाउट द फैक्टर्स, तो उसको हम बाद में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो फैक्टर्स जो होंगे आपके, फैक्टर्स में फर्स्ट आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट more product will be formed, means the rate of reaction will be high, directly proportional होगा। then second factor हो गया आपका temperature, higher the temperature, with the increase in temperature there will be increase in the rate of reaction। then आ जाता है आपका catalyst, role of catalyst, you all know that catalyst क्या होता है, it is the substance which only speeds up the रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस हो गया जो रिएक्शन में हम ऐड करते हैं बट इट डज नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट, वो खुद एज इट इज रहेगा बट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। और अगर हम बात करें रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं तो उस केस में भी इट विल ओनली हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। मतलब इक्विलिब्रियम जहाँ पे आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम को कहीं शिफ्ट नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जो टाइम लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे भी इंक्रीज ही हो रही है। उसके अलावा आपके हो सकता है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये सारे फैक्टर्स हैं, बाद में हम इनको डिटेल में थ्योरीज के साथ जो है वो पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।